तो बेसिकली इस आर्टिकल में यूएस सैंक्शन की वजह से रशिया और इंडिया के बीच का जो ऑयल ट्रेड है वो काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है। तो रशिया से जो मान लो अपना ऑयल जो एक्सपोर्ट करता था दूसरी कंट्रीज़ में, जैसे कि चाइना में, टर्की में, इंडिया में, तो उसके यूएसए के सैंक्शन के बाद कितना इम्पैक्ट आया है ओवरऑल, हम उस पूरे आर्टिकल में देखेंगे। और इसमें यही है कि जितना भी सैंक्शन हुआ है, जैसे मान लो कि इंडिया को जाने वाली जो रशियन क्रूड ऑयल शिपमेंट है वो बेसिकली नवंबर में 66% तक गिर गई है। अब रीज़न उसका ये है कि जो इंडियन रिफाइनर्स है अब सैंक्शन रिस्क को लेकर ज़्यादा केयरफुल हो गए हैं। और यही यही रीज़न है कि रशिया का जो ग्लोबल क्रूड लोडिंग है वो 28% गिरने का पॉइंट है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है जिसमें लगभग ये आधे टैंकर्स अपने डेस्टिनेशन डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि एक्सपोर्टर्स जो बायर्स ढूंढ रहे हैं और सैंक्शंस प्रूफ रूट बना रहे हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। तो रशिया के दूसरे बड़े जो बायर्स हैं चाइना और टर्की, उन्होंने भी इंपोर्ट रिड्यूस कर दिया है। और जैसे चाइना की जो लोडिंग्स है वो 47% नीचे गए हैं और टर्की के 87% नीचे गए हैं। तो ये ट्रेंड बताता है कि सैंक्शंस का इम्पैक्ट ग्लोबल है, सिर्फ इंडिया पर नहीं है। तो जैसे अक्टूबर के डेटा के हिसाब से रशिया के अप्रॉक्स 90% जो क्रूड एक्सपोर्ट है इन तीन देशों पर डिपेंडेंट थे, जैसे इंडिया, चाइना और टर्की। इसलिए इन तीनों को इंपोर्ट रिड्यूस करने से रशिया का ओवरऑल एक्सपोर्ट इकोसिस्टम जो है वो वीक हो गया है। तो यहाँ पे यही है कि रशिया से इंडिया तक ऑयल अराइव होने में 30 दिन लगते हैं, इसलिए जो नवंबर में लोड हुआ हुआ ऑयल है वो दिसंबर में इंडिया में आएगा। और जब न्यू यूएस रिस्ट्रिक्शन अप्लाई हो चुकी होंगी तो ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे इंडिया रिफाइनर्स ने फ्रेश बुकिंग जो है वो कर दी है, वो सिर्फ ओल्ड कॉन्ट्रैक्टेड कार्गोस को फास्ट ट्रैक कर रहे हैं। तो रीज़न उसका ये है कि यूएस सैंक्शन की वजह से रिफाइनरीज जो हैं, जैसे ओ एफ ए सी है, वो उसका जो एक्सपोजर से बचना चाहती है। और इसलिए क्योंकि रशिया जो है वो नए तरीके यूज़ कर रहा है, जैसे मिड वॉयज जो डाइवर्जन है, जैसे इंडिया और चाइना के बीच में शिप टू शिप ट्रांसफ़र कर रहा है मुंबई के कोस्ट के पास। अर्लियर ये ट्रांसफ़र मोस्टली सिंगापुर स्ट्रेट के नियर होते थे, ये सब सैंक्शन से बचने के लिए हो रहे हैं। और रशिया एक ओपेक लॉजिस्टिक सिस्टम या नेटवर्क यूज़ कर रहा है, जिसमें अक्टूबर का डाटा ये बोलता है कि 44% रशियन क्रूड जो सैंक्शन टैंकर्स हैं उन पर जो भी सैंक्शन टैंकर्स हैं उनके ऊपर ट्रांसपोर्ट हुआ है। तो फिर ऑयल का जो मिड सी ट्रांसफ़र करके जो नॉन सैंक्शन टैंकर्स पर शिफ्ट किया जाता है, ताकि इंडियन पोर्ट्स को कोई कंप्लायंस इशू ना हो। तो एनालिस्ट भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 2 महीने जो है वो इंडिया बाउंड जो रशियन क्रूड और रिड्यूस होगा। तो रिफाइनर्स अब अनसैंक्शन ट्रेडर्स, ब्लेंडेड बैरल्स और जो कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक चेन्स पर रिप्लाई करेंगे, जिसका बेसिकली मेन गोल ये है कि यूएस जो सैंक्शन का रिस्क जो है उसको मिनिमाइज़ करना। तो यूएस का ऑब्जेक्टिव है कि रशिया की ऑयल रेवेन्यू को हिट करना, ताकि यूक्रेन वॉर फंडिंग रिड्यूस हो। और जैसे सैंक्शन मेनली इन लोगों ने रूसनेफ्ट और लूक ऑयल पे लगाया हुआ है, लूक ऑयल पर लगे हैं, जो मिलकर 3 मिलियन बीपीटी ट्रेड करते हैं, जिसमें एक बड़ा शेयर इंडिया को जाता है। और इंडिया और यूएस एक न्यू बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एनर्जी एक मेजर बार्गेनिंग टूल बन गया है। इंडिया के स्टेट रन कंपनीज ने फर्स्ट टाइम एनुअल एलपीजी कॉन्ट्रैक्ट यूएस सप्लायर्स के साथ साइन किया है, जो कि ये क्या है ना, इंडिया और यूएस की जो पार्टनरशिप का साइन है। तो यूएस भी सैंक्शन के प्रेशर से रशिया और इंडिया का जो ऑयल ट्रेड है वो स्लो तो हो रहा है। और रिफाइनर्स का ये कॉशियस मोड में भी आ गए हैं कि जो लॉजिस्टिक है उसको हम ओपेक और कॉम्प्लेक्स हो रहा है, ओपेक सिस्टम बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स हो रहा है। तो जो आने वाले महीने में और हो सकता है कि जो डिप्स हैं वो एक्सपेक्टेड होंगी।